नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि स्वास्थ्य चेतना का यही उद्देश्य है कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आप हमसे साझा करें, हम आपके उनके उन सभी सवालों के जवाब दें और साथ ही चर्चा चलती रहे इन दिनों जो आमतौर पर परेशानियां हो रही हैं। देखिए, परेशानियां इन दिनों बहुत सारी हैं। परेशान हैं हम लोग कोविड-19 के संक्रमण से। हालांकि माना जा रहा है कि ये दौर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन सावधानी लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर के संक्रमण की बात हो या फिर उससे भी ज्यादा और गंभीर स्थिति फिलहाल की म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। और आज हम इसी पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, विषय यही चुना है मैंने और बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के कि आखिर क्या होता है म्यूकरमाइकोसिस, किसको खतरा है, क्या कोविड पेशेंट को ही होता है या फिर नॉन कोविड को भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल यही आपसे करूंगी, आखिर है क्या ये ब्लैक फंगस? नंदिनी जी, म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगस है जो हमारी इम्यूनिटी कम होने पर, हमारी रेजिस्टेंस पावर कम होने पर आक्रमण कर देता है। और ये जिस शरीर के अंग पर आक्रमण करता है, इसके प्रवेश के मार्ग तो नॉस्टल और मुंह दो महत्वपूर्ण हैं जी। लेकिन ये शरीर के दूसरे और अंगों पर भी बुरा असर डालता है। आँख और कान को भी अपना शिकार बना के बहुत विकट स्थिति पैदा कर देता है। आपने कहा कि इसको समझेंगे कैसे, हमारे दर्शक कैसे जाने कि ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकरमाइकोसिस है क्या। तो इसको समझने के लिए एक बहुत आसान बात मैं शेयर करना चाहता हूँ नंदिनी जी। जैसे ब्रेड होती है जी। ब्रेड जब 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, 4 दिन पुरानी हो जाती है, तो ब्रेड में 4 तरीके की फंगस लगती है नंदिनी जी। एक फंगस ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन ब्रेड सूंघने पे खराब लगती है। बिल्कुल। दूसरा फंगस होता है जो सफ़ेद रंग की चित्ते चित्ते डाल देती है पूरी ब्रेड के ऊपर जी। और कुछ केसेस में काले रंग के चित्ते होते हैं और कई केसेस में पीले रंग की। तो ये 4 प्रकार की फंगस ब्रेड में देखने को मिलती है। इसको सब लोगों ने, हमारे सभी दर्शकों ने देखा होगा। बिल्कुल, हर घर में ये तो देखा ही देखा है, इससे हम परिचित हैं। नंदिनी जी, जैसे ब्लैक फंगस है, काले रंग वाली फंगस है, वो सबसे जल्दी ब्रेड को गलाती है। अगर आप उस ब्रेड के पैकेट पे हाथ रख के देखेंगे जिसमें ब्लैक फंगस लगा है, तो गरम दिखेगा। ये फंगस तेजी से बढ़ती है और ब्रेड को नुकसान पहुंचाती रहती है। ब्लैक फंगस जहाँ पर लगती है ब्रेड में, वहाँ पर ये फंगस आक्रमण करके ब्रेड के उस हिस्से को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इसीलिए ब्लैक फंगस का अटैक जब इंसान के शरीर पर होता है तो वह उस अंग के सेल्स और टिश्यू को बुरी तरह डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है और नष्ट कर देती है। जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए, बड़ी कॉमन तरीके से आपने बताया कि मतलब कॉमनली हमारे घरों में ब्लैक फंगस पाई जाती है और ये बहुत ही लेकिन खतरनाक स्वरूप हमने कभी नहीं समझा था कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। तो ये इन दिनों जिस तरीके से हम ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं, जो कोविड मरीज हैं इलाज के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं, ये स्थिति क्या है, ये कैसे बन रही है? देखिए, जब ये ब्लैक फंगस किसी भी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारी रेजिस्टेंस पावर ख़त्म के कागार पर होती है। जैसे कि कोविड-19 के पोस्ट कोविड-19 के मरीजों के मामले में होता है, जहां स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस स्थिति में अगर
ब्लैक फंगस का आक्रमण हो जाए तो ये तेजी से पैर फैलाती है। इसके मुख्य लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं नंदिनी जी, क्या होता है, ये जिस तरफ के नॉस्ट्रल से प्रवेश करते हैं, जी। जहाँ आक्रमण ज़्यादा होता वहाँ उसी तरफ के ये गाल पर स्वेलिंग ला देती है, सूज जाता है, नॉस्ट्रल का हिस्सा सूज जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत खराब बदबूदार तम्बाकू जैसी सांस अंदर जाती है। अगर ये प्रारंभिक लक्षण लगे तो व्यक्ति को, पीड़ित को तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। जी। ये सिर दर्द, सूजन, विशेषकर पलकों में सूजन ला देती है। अगर ये जबड़ों में अटैक करे तो मसूड़ों को कमज़ोर कर देती है, यहाँ तक कि दांत हिलने लगते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिस पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन नंदिनी जी, अगर नहीं सतर्क हुए तो क्या होता है, फिर सांस फूलने लगती है, ये सीवियर फिर होता चला जाता है। फिर ये बुखार लाती है। कोविड-19 की तरह ही ये बुखार फिर से पैदा कर देती है। खखारने पर, खांसी आए तो खून आ जाता है कफ के साथ, दृष्टि भी गड़बड़ा जाती है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है और बहुत बार सीने में दर्द की शिकायत करते हैं मरीज। तो नंदिनी जी, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस का जब अटैक होता है, ब्लैक फंगस का जब अटैक होता है, तो ये अटैक करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद सांस लेने में दिक्कत, अवरोध पैदा करती है और सांस ऐसी जाती है कि जैसे सड़ी हुई ब्रेड, जैसे तम्बाकू जैसी स्मेल कंटिन्यू रहती है। हमें उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए और इसको रोकने का, इसके उपचार का उपाय तलाशना चाहिए। जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि इसका जो समझ अगर हम ध्यान दें तो कुछ ही घंटों में इसका असर दिखाई देने लगता है। हम सांस लें कुछ ही घंटों में, ये बहुत पूर्ण बात है। और डॉक्टर साहब, इन दिनों जिस तरीके से जो सूचनाएं हैं, तमाम सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होती हैं, हमारे दर्शक भी इन दिनों काफ़ी सजग हैं और वो भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें भ्रांतियां तमाम हो जाती हैं। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या कोविड पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हुआ होता है वो जब ठीक होकर के वापस आते हैं, रिकवर होते हैं, तो क्या ये भी एक पोस्ट कोविड का एक साइन है, दिक्कत है? और क्या ब्लैक फंगस नॉन कोविड पेशेंट को भी हो सकता है? नंदिनी जी, ब्लैक फंगस और कोविड-19 दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। जी। फलस्वरूप म्यूकरमाइकोसिस फंगस उसके शरीर को जल्दी अपना शिकार बनाती है। ऐसे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जी। आमतौर से कोविड-19 के पेशेंट स्टेरॉइड पर रहते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो कम इम्यूनिटी के बाद बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो म्यूकरमाइकोसिस का शिकार हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है वो इसका शिकार नहीं हो सकता। ऐसा सत्य बात नहीं है। जो भी व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके शरीर की रेजिस्टेंस पावर कम है, वो इस खतरनाक फंगस का शिकार बन सकते हैं। इसलिए बहुत सहजता, बहुत सजगता और बहुत सावधानी की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी कम होने की बात आपने कही। इम्यूनिटी कम होने से तो तमाम बीमारियां हो सकती हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है इम्यूनिटी कम होने की वजह से। ये इन दिनों जो केसेस म्यूकरमाइकोसिस के ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या स्थिति बन रही है जिसके चलते इस तरह के केस बढ़ रहे हैं? म्यूकरमाइकोसिस कम इम्यूनिटी के लोगों को अपना शिकार बनाती है और कोविड-19 के वक्त इम्यूनिटी तेजी से गिर रही है लोगों की। फलस्वरूप इस फंगस ने
तेजी से अपने पैर पसारे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाया है। केवल अपना शिकार ही नहीं बनाया है, म्यूकरमाइकोसिस ने अनेक लोगों की जान ले ली है। बिल्कुल। मृत्यु के कागार पर कुछ लोगों को पहुंचा दिया है। ये बहुत खतरनाक फंगस है। बिल्कुल, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कोविड पर। डॉक्टर साहब, कुछ कोरोना संक्रमित मरीज जिन्हें इलाज मिल चुका है, स्वस्थ हैं आज, बहुत अच्छी बात है, उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो क्या सलाह देंगे? देखिए नंदिनी जी, पोस्ट कोविड-19 के पेशेंट या जिनकी इम्यूनिटी कम है या मैं कहूँ जो सजग हैं, वो सभी लोग कुछ घरेलू उपाय करें तो ज़्यादा संभावना है कि म्यूकरमाइकोसिस उन्हें अपना शिकार ना बना पाए। जी जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आहार में परिवर्तन करें, लाइकोपिन युक्त आहार का खूब सेवन करें, विशेषकर पपीता, तरबूज, टमाटर का सूप, कच्चा टमाटर, सलाद, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर युक्त भोजन आपको म्यूकरमाइकोसिस के शिकार से बचा सकता है। जी। लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी अगर आप करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। और नंदिनी जी, ये घरेलू उपाय इतने सरल और इतने सहज हैं, बहुत सहज हैं। जैसे आँखों की, मान लीजिए ये फंगस हाथ में लग गया और किसी कारण हम मास्क लगाए, मास्क से मुंह और नाक को ये अपना शिकार का स्थान नहीं बना पा रहा है, आँख में लग गए, आँख को शिकार बना दिया। बहुत से लोगों का आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कुछ लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आँख तक निकालने की स्थिति आ जाती है। ये इतनी खतरनाक फंगस है। तो आपको क्या करना है कि बाजार से फिटकरी खरीद लेना है नंदिनी जी। फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े करके या पाउडर करके धीमी आंच पे तवे को गर्म कर लें और धीमी आंच रखें या अच्छी तरह गर्म होने के बाद उसको आग को बंद कर दें। जी जी। तवे पे, इस गर्म तवे पे आप फिटकरी का पाउडर डाल दें। 10 सेकंड के अंदर ये पाउडर फूल जाएगा। इसको फिटकरी का फूला बोलते हैं। अब इसको बारीक पीस के लगभग 1 ग्राम ये फिटकरी का फूला, 5 ग्राम 5 ml जो गुलाब जल होता है, ये सौंदर्य वाला गुलाब जल नहीं, चिकित्सा वाला गुलाब जल, उस गुलाब जल में डाल दें और बोतल को हिला दें। आँख में अगर ये आप सुबह शाम डालते रहेंगे, मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि आँख की विभिन्न समस्याओं का तो निदान ये करेगा ही, ब्लैक फंगस जैसी घातक फंगस को भी पनपने का मौका नहीं देगा और उसे मार बाहर कर देगा। जी, यानी कि हम ब्लैक फंगस का कोई भी सिम्टम्स आने पाए या उसका अटैक होने पाए, उससे पहले ही अगर हम अपनी जीवन शैली में इसको अपना लेते हैं तो हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम एक अच्छा सुरक्षात्मक कवच जी जी का काम ये करेंगे। इसके अलावा नंदिनी जी, ये मुंह से भी बहुत अटैक करता है, नाक से भी अटैक करता है। तो अगर हम गाय का देसी घी गुनगुना करके नाक में अच्छी तरह 2-2 बूंद डाल लें, तो ये जब फंगस नाक के अंदर जाती है नंदिनी जी, तो ये घी उसको चिपका लेता है, वहीं चिपका के मार देता है, अंदर जाने ही नहीं देता जी। जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है या पोस्ट कोविड-19 के मरीज हैं, वो थोड़ा सा इसमें और उपाय कर लें। हल्दी को पानी में घोल लें जी। हल्दी को पानी में घोल लें, मतलब एक आधा चम्मच हल्दी को 2-3 चम्मच पानी में घोल लीजिए। जी जी। और अब इसमें 2 चम्मच देसी घी मिलाइए और इसको चमचे में रख के धीमी आंच पे गरम करिए। थोड़ी देर में ये पानी जल जाएगा। इस घी को छान के बोतल में रख लीजिए।
ये अगर घी नोस्टल में लगाते हैं, कान में लगा लेते हैं, तो ये म्यूकरमाइकोसिस को बढ़ने से रोकता है, आपके शरीर की सुरक्षा करता है। ये तुरंत अपने में चिपका के उस फंगस को वहीं ध्वस्त कर देता है। अगर मुंह के माध्यम से जाए नंदिनी जी, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत से लोगों के मसूड़े ऐसे मवाद छोड़ने लगते हैं, दांत तक हिलने लगते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो क्या करें? कड़वा तेल, हल्दी और नमक, नंदिनी जी, ये 3 चीजें घर में उपलब्ध रहती हैं। इन 3 चीजों को मिला के पेस्ट बनाएं और मसूड़ों पे 7-8 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें, अच्छी तरह अंदर बाहर, और लगभग 5 से 10 मिनट ये पेस्ट मुंह में लगा रहने दें। इसमें घबराएं नहीं, क्योंकि हल्दी, नमक और तेल तीनों खाद्य पदार्थ हैं और मुंह भी आपका है, कोई दूसरे का नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर कुछ अंश अंदर भी चला जाता है तो ये खाद्य पदार्थ है, और अन्यथा आप थूकते रहिए और 10 मिनट के बाद गर्म पानी से खूब कुल्ला करिए। ये आपका मुंह के अंदर के संक्रमण को तो समाप्त करता ही है, और 4-5 घंटे 8 घंटे तक मुंह को संक्रमित होने से भी बचाने का एक बड़ा अच्छा साधन है। जी बिल्कुल। देखिए, इस तरीके के कुछ साधारण से उपाय हैं जो आपको सुरक्षित रखते जाएंगे। पोस्ट कोविड में न सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस का खतरा रहता है, बल्कि तमाम ऐसी परेशानियां होती हैं जिनसे हम जूझते हैं। डॉक्टर साहब, थकान बहुत महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, निश्चित तौर पर यही वजह इम्यूनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती है। तो आप उसके तो उपाय बता रहे हैं, थकान और कमजोरी को लेकर क्या कहेंगे? एक्सरसाइज करने की कंडीशन में हम नहीं होते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से फिट हो जाएं, ऐसे में क्या बताएंगे? नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। कोविड-19 से रिकवर हुए मरीज आसन, प्राणायाम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न तो उनका मन सहयोग करता है, न ही शरीर सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाकर, और इम्यूनिटी के साथ साथ जो कोविड के दौरान शरीर का मिनरल लेवल, शरीर का विटामिन लेवल, पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है, उसकी भी पूर्ति करे। तो इसके लिए नंदिनी जी, पूर्व में भी मैं एक जबरदस्त ये उपाय बता चुका हूँ, आज फिर शेयर कर रहा हूँ कि तुलसी की पत्ती, बेलपत्र, पीपल के पत्ते, इन तीनों को पीस लीजिए। अब इनमें 1 चुटकी काली मिर्च और लौंग का पाउडर मिला दीजिए, छान के सुबह शाम पी लीजिए। इसके अंदर बड़ी मात्रा में विटामिन्स हैं। विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, B5 है, B12 है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इतने तो विटामिन्स हैं, बड़ी मात्रा में फाइबर है, और सबसे बड़ी बात है, ये विटामिन्स इस स्थिति में होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गए तो ये पूरे की पूरी मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और शरीर के काम में लग जाते हैं। इसलिए हमें इस रस का, इस घरेलू प्रयोग को नियमित रूप से करना चाहिए। ये प्रयोग 5 साल के बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोविड-19 से पीड़ित लोग ही करें या कोविड-19 से रिकवर हुए लोग ही करें। परिवार के पूरे सदस्य इस अद्भुत योग का सेवन कर सकते हैं, और बिना पैसे का योग है, और क्रांतिकारी, लाभकारी, चमत्कारी, लाभकारी ये योग है। एक बार आप करके तो देखिए, 2 दिन के अंदर चेहरे की रंगत बदल देता है। जी, यानी कि परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं, तो यानी हर उम्र के लोगों के लिए ये लाभप्रद है, ये बात तो यहाँ से स्पष्ट होती है।
जी बिल्कुल। देखिए भारत जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए जाना जाता है दुनिया में। यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन दिनों जब कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान हम पा रहे हैं तो ज़्यादातर मरीजों में डायबिटिक जो शुगर लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ पाया जाता है। ये क्यों होता है, किस तरीके से बढ़ जाता है, कितना होना चाहिए असल में, इस पर ज़रा कुछ प्रकाश डालें। नंदिनी जी, कोविड-19 के उपचार में स्टेरॉइड्स प्रमुख दवा है। ये स्टेरॉइड जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, इसी के सहारे हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर्स मरीज के जीवन की रक्षा करते हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड्स शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और इन स्टेरॉइड्स की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स में एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ग्लूकोज लेवल को, रक्त में ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स का बुरा असर हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियाज के साथ साथ पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर होता है। और जब एंडोक्राइन सिस्टम पर होता है तो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स भी अफेक्टेड होती हैं। बीटा सेल्स के अफेक्टेड होने के कारण शरीर के अंदर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है और ग्लूकोज लेवल खून के अंदर बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। और माना जाता है यही कि जो जिनका डायबिटीज़ लेवल, शुगर लेवल जो ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें ही ब्लैक फंगस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ना निश्चित रूप से किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। किसी भी रूप में ये सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपने चूंकि पूछा है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि इस पर आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि यहाँ इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बारीकी से हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुबह से लेकर रात तक आपकी फैमिली एंजॉय ही करती रहती है। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे आप सोनी के स्पोर्ट्स चैनल नहीं देखते? नहीं मतलब WWE का रॉ, स्मैकडाउन, यूरो 2020, कोपा, इंडिया के सारे क्रिकेट टूर्स, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और ऊपर से ओलंपिक गेम्स भी। अरे भाई साल भर यहाँ पे धमाकेदार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चलता है। इससे ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा? एक हैप्पी फैमिली के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बहुत जरूरी है सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स को देखना। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट। अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। देशवासियों से JMD न्यूज की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज।
मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 MBPS के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2255 में 3 महीने फुल ऑन मजा। Z5, वूट, एरोज और शेमारू का सिर्फ एक्साइटल फाइबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वास्थ्य चेतना में। आज हम समझ रहे हैं जो चुनौतियां इन दिनों जिनसे हम जूझ रहे हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, और साथ ही ट्रीटमेंट के दौरान ही जो म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस हमारे सामने आ गया है, इससे कैसे निपटना है और कैसे इससे संभलना है, कैसे इससे बच के रहना है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बातचीत का जो सिलसिला बढ़ते बढ़ते पहुंचा ये कि ट्रीटमेंट के दौरान डायबिटीज़ का बढ़ना आखिर क्या है, आपने बताया काफ़ी हद तक, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल आखिर क्या होता है? एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? नंदिनी जी, एक स्वस्थ एडल्ट में 18 साल के आसपास के या उससे अधिक आयु के व्यक्ति में फास्टिंग ग्लूकोज 8 घंटे की फास्टिंग के बाद जो ग्लूकोज चेक किया जाए तो वो 100 के आसपास, 100 के आसपास होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए फास्टिंग में जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे के बाद ये 140 या उससे कम है तो हम डायबिटिक नहीं हैं, हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं जी। लेकिन नंदिनी जी, हम कब अपने को डायबिटिक माने, कितनी वैल्यू हो कि हम अपने को ये मान लें कि हम डायबिटिक हैं, हम शुगर के मरीज हैं, हम मधुमेह के मरीज हैं, हमें डायबिटीज मेलाइटस का रोगी हूँ जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए नेचर, प्रकृति, नंदिनी जी यहाँ बहुत गौरतलब बात समझ लीजिएगा, हमें एक मौका देती है। अगर हमारी ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से 125 है, 126 तक है, 100 से 125 जी जी तक है फास्टिंग, तो ये कहलाती है IFG, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। जी। ये वो अवस्था होती है जिसको सामान्य भाषा में डॉक्टर्स कह देते हैं प्री डायबिटिक, जबकि प्री डायबिटिक कुछ नहीं होता है, या तो हम होंगे या फिर नहीं तो होंगे, बिल्कुल जी। लेकिन प्री डायबिटिक इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति समझ ले कि अब उसे परहेज करना है। अगर उसने थोड़ी और लापरवाही की, अपने जीवन शैली में बदलाव कर ले, अगर उसमें लापरवाही की तो फिर जीवन पर्यंत दवा के सहारे उसे अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना पड़ेगा और वो मधुमेह का रोगी हो जाएगा जी। ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की मात्रा जो 100 से 125-26 के बीच में जो हो, तो समझ लीजिए जैसे 115 है, 118 है, 120 है, समझ लीजिए कि हम अलर्ट हो जाएं, हम आलसी जीवन त्याग दें, हम मेहनत करें, विलासिता के जीवन को तिलांजलि दें। कई लोग तो इतने आलसी होते हैं कि एक गिलास पानी तक उठ के नहीं पीते हैं जी। पानी भी ठौर पे चाहिए, मतलब
फिजिकल कुछ नहीं लेबर करना। नाम जी, की जी। चीज नहीं है। और तनाव 10 लोगों का उनके पास होता है, बिजनेस का भी है, पड़ोसी का भी है, बिजली का भी है, फ्लैट का भी है, हाउस टैक्स का भी है, शेयर जी, बाजार का भी बिल्कुल। है। दुनिया भर के तनाव की गठरी बांध के चलते हैं, लेकिन फिजिकल लेबर नहीं करते। ऐसे लोग अगर इस IFG इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की रेंज में हैं तो अलर्ट हो जाए। एक बड़ी बीमारी से बचने के लिए एक सुगम, सहज और अच्छे रास्ते को चुनें, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, यौगिक क्रियाओं को जीवन में उतारें, भोजन में श्वेत चीनी जिसको चीनी बोलते हैं सफ़ेद रंग की, इसको पूरी तरह तिलांजलि दे दें। कार्बोहाइड्रेट के नाम पर फ्रूट्स में जो फ्रैक्टोज होता है उसका सेवन करें। एक खाना खाने के बाद वाली ब्लड शुगर का भी जिक्र करना नंदिनी जी, बिल्कुल। अगर आपकी अनुमति बिल्कुल हो। बिल्कुल चाहेंगे। तो देखिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल पहले तो 140 से कम होना चाहिए अगर आप हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका 140 से 199 तक है तो डॉक्टर की भाषा में आपको प्री डायबिटिक कहते हैं कि, और आमतौर से अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस स्थिति में कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं। मरीज को, पीड़ित को हर 15 दिन में अपनी ब्लड शुगर की जांच कराने को सलाह देते हैं और उसकी जीवन शैली में बदलाव लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उसको तनाव मुक्त जीवन का रास्ता बताना उसकी प्राथमिकता होती है। जी, ये वैल्यू अगर 140 से बढ़ जाए लेकिन 199 से कम हो तभी। अधिकतम, जी जी तो ये प्री डायबिटिक है। जी जी। इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि हम डायबिटीज के रास्ते पर, हम मधुमेह के रास्ते पर दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ब्रेक लगाना है जी। तो फिर अपने को जीवनचर्या में बदलाव, आहार में बदलाव बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने बताया कि देखिए ये वो स्टेज होती है जहां आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, और नॉर्मली आपको कोई भी अगर अच्छा डॉक्टर है तो आपको दवा नहीं देगा जल्दी, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, खुद को संभालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बड़ा जिस तरीके से हम डायबिटीज़ के बारे में भी हमने बात की, ब्लैक फंगस के बारे में बात की, पोस्ट कोविड को लेकर के बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आखिर भारत में ही ब्लैक फंगस के मामले इतने ज़्यादा क्यों पाए गए? बाहर से इस तरीके का इतना सुनने को नहीं आया। तो क्या कमी है हम लोगों में, हमारी जीवन शैली में कुछ कमी है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो इन दिनों हम कर रहे हैं? इस पर क्या बताएंगे? नंदिनी जी, भारत बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है जी और ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा लोग कोविड-19 से पीड़ित हुए। कुछ लोगों ने अतिरिक्त प्रिकॉशन नहीं लिए जिसके कारण इम्यूनिटी कम हुई और ब्लैक फंगस को अपना शिकार बनाने में आसानी हुई। कई देश छोटे छोटे हैं, उन्होंने सजगता रखी, उनके नागरिक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत संयम बरत के बचाव किया। यहाँ भारत में समझदार लोग भी बहुत बार लापरवाही कर जाते हैं। जानबूझ पढ़े करके हो लिखे जाता है, लोग बिल्कुल। भी अपने को बहुत सशक्त मान लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें कोई कोविड होगा, जी जी। हमें कोई हो सकता है। हाँ हाँ। ऐसे लोग झूठे अहंकार में म्यूकरमाइकोसिस ही नहीं और भी कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होके दुख भोग उठ करते हैं। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस ही वजह बना जिसकी वजह से इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि लोग
वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें कैसे कोविड हो जाएगा। वही बात जो आपने कहा, तो ये वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियां आप जरा दूर करें। कुछ का कहना है कि हाँ वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोग डर रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, खास तौर पर जहां महिलाएं या पुरुष हुए वो डरते पाए जा रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हमें कुछ हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? नंदिनी जी, भारत के साइंटिस्ट बहुत सम्मान के पात्र हैं। उन्हें नतमस्तक होके हमें प्रणाम करने का ज़रूरत है, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत प्रभावशाली वैक्सीन दी। ये वैक्सीन जब पूरी दुनिया के सामने आई तो हमारे देश के ही कुछ पॉलिटिशियन खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोचने लगे जी, मतलब राजनीति यहाँ भी हो गई। राजनीति जी। करके अनर्गल प्रचार किया, तथ्यहीन प्रचार किया, तथ्यहीन विवाद पैदा कर दिया, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले किसान भाइयों, यहाँ तक कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के मन में भी एक संशय पैदा कर दिया। जी। मैं अपने दर्शकों को बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत विश्वास पूर्वक ये सलाह देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में, जहाँ पूरे देश को वैक्सीन लगाकर कोविड-19 से छुटकारा दिलाने का उनका लक्ष्य है, उसमें सब लोग सम्मिलित हों, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वैक्सीन जब भी उनका नंबर आए खुशी खुशी लगवाएं। 1-2 दिन बुखार जैसी स्थिति स्वाभाविक चीज़ है, इससे घबराएं नहीं। और इधर उधर की बातें, बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। फतेहपुर के एक गांव में 9 लोगों को लगाया और 9 के 9 लगा के आए, 3 दिन में मर गए। ये जो बातें हैं, जी हाँ, जी, ऐसी भ्रांतियां, ऐसे र्यूमर्स मन के अंदर एक डर और एक शक पैदा करते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे पॉलिटिशियंस ने मन के अंदर एक शक का कीड़ा पैदा कर दिया था। मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ, जितने ये पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि ये वैक्सीन खराब है, इसको नहीं लगाना है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, उनके पूरे परिवार के लोगों ने लगवा ली। वो अपने परिवार को तो सुरक्षित रखना चाहते हैं, मरे जनता सफ़र करे जनता। इसलिए आप इस वैक्सीन से कतई चिंतित ना हो, कतई परेशान ना हो और कतई डरे नहीं। प्रसन्नता के साथ इसको लगवाएं। अपने को कोविड-19 के प्रति अपनी एक उसको भगाने के लिए अपनी जिम्मेदारी, एक भागीदारी में सम्मिलित हों। बिल्कुल, जब तक सभी लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए बाहरी देशों का भी, जो आज पूरी तरीके से खुले में सांस ले रहे हैं, बिल्कुल संक्रमण मुक्त हो गए हैं। और यही वजह कि वहाँ लिटरेसी परसेंटेज अच्छा था, लोगों ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को वहाँ पर सफल बनाया। हमें भी ये करना चाहिए। चलिए लौटकर आ जाते हैं पोस्ट कोविड को लेकर के। पोस्ट कोविड पेशेंट जो हैं हमारे, उनको तमाम ऐसी मामूली सी लगने वाली लेकिन परेशानियाँ होती हैं, जिसमें इम्यूनिटी तो हम नहीं कह सकते, लो होना मामूली है, क्योंकि बहुत गंभीर उसके हमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अन्य परेशानियां, थकान का होना, खांसी आना, गले में खराश होना, ये दिक्कत बनी रहती है। इस पे कुछ आप ऐसा उपाय बताएं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ हो और बस उन्हें हम अपना लें और सुरक्षित रहें। नंदिनी जी, सबसे पहले तो ऐसे लोग 5 मिलीग्राम तुलसी की पत्ती का रस और 5 मिलीग्राम अदरक का रस, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा, मतलब 1 लौंग और 2 काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला लें। अब चूंकि ये कड़वा होता है तो थोड़ा शहद मिला के सुबह शाम ये चाट लें। इसको चाटने के बाद पानी ना पिएं। बहुत प्यास लगे तो गुनगुना गर्म पानी 1-2 घूंट पी सकते हैं। ये नुस्खा चाटने के आधी घंटे पहले आप खूब पानी पी लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नुस्खा श्वास नली को क्लियर रखेगा। जो वायरल लोड थोड़ा बहुत बचा होगा
उसका खात्मा करने में ये मददगार है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है और मिनरल्स और विटामिन्स के लेवल को तेज़ी से मेंटेन करके आपकी गिरी हुई सेहत को फिर से अच्छी बनाने का एक अच्छा उपाय है। जी भोजन में हम अरहर की दाल देसी घी डाल के खाएं। अगर संभव हो तो भोजन के साथ 2 लहसुन की कलियां खा लें। ये लहसुन की कलियां पहले 2 कौर में खा लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ और मोटी सौंफ मिला के एक पान मसाले तम्बाकू की तरह धीरे धीरे चूसते रहें। ये भोजन का सही ढंग से पाचन करेगी और भोजन के अंदर जो खराब बैक्टीरिया या वायरस या खराब तत्व अगर कोई गलती से चले भी गए होंगे तो उन्हें मार के हमारी सेहत की ये रक्षा करेगा। जी। इसके अलावा नंदिनी जी एक उपाय और जी, बता ज़रूर। देना चाहता हूँ कि टमाटर, ताजे टमाटर का सूप, पालक का सूप, पानी में भीगा हुआ अखरोट और बादाम का यथासंभव सेवन कमजोरी को दूर करने के लिए अच्छा उपाय है। जी, तो कमजोरी को दूर करने के लिए तो ये अच्छा उपाय है ही। क्या इसे आप सामान्य लोगों को भी बोलेंगे, रेकमेंड करेंगे कि इसका जी इस्तेमाल जी, करें क्योंकि घर वो के बचे दूसरे रहें? जी नंदिनी जी ये तो सब दैनिक भोजन के अंग है। बस जी। थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है। हाँ, ये हाँ। परिवर्तन भोजन को औषधि के रूप में परिवर्तित कर देता है। औषधि गुण इसके अंदर आ जाते हैं और औषधि गुण हमारी खराब सेहत को अच्छा कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी सेहत अच्छी है तो ये हमें जल्दी अस्वस्थ नहीं होने देते। तो कुल मिलाकर के अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रिकॉशन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आप प्रिकॉशन लेकर के चलें। ऐसे सुरक्षित जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनको लेकर के चलें। डॉक्टर साहब, कोरोना से बचने के लिए ज़रा सा ही कुछ तकलीफ महसूस होती है, लोगों ने इधर स्टीम लेने की बहुत शुरुआत कर दी है। बहुत ज़्यादा स्टीम का प्रचलन हो गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ज़्यादा स्टीम लेना भी नुकसानदायक हो सकता है या फिर ये भी एक तरीके से आप प्रिकॉशनरी से बताएंगे कि हाँ अच्छी आदत है? देखिए, ज़्यादा स्टीम लेना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन सुबह दोपहर शाम 2 से 3 मिनट तक स्टीम लेना अच्छा होता है। ये सेहत के लिए अच्छा है। विशेषकर हमारे बुजुर्ग अगर ऐसा करते रहेंगे तो जल्दी किसी संक्रमण का शिकार नहीं होंगे। स्टीमिंग के बाद नॉस्टल में कड़वा तेल या गाय का देसी घी लगा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत ही विस्तार से तमाम बारीक बिंदुओं पर हमने चर्चा की, बातचीत की। इन सभी जानकारियों का आप लाभ उठाएं, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। अगले शनिवार फिर हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।